गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें हमने ग्रामर में नया चैप्टर शुरू किया है जिसका टाइटल है क्रिया। हम देख लेते हैं आगे का थोड़ा और फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हेमा नृत्य कर रही है, सूर्य चमक रहा है, कपड़े अलमारी में पड़े हैं और मेरा घर पुराना है। ये एग्जाम्पल में पढ़ना, खेलना, सूर्य का चमकना, ये जो शब्द है वो किसी क्रिया का बोध करवाते हैं और इसीलिए क्रिया की डेफिनेशन होगी जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ देखा था। हमने देखा था कि इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। दूसरा, कभी कभी बिना क्रिया के भी वाक्य देखने को मिलते हैं। तीसरा है, क्रिया शब्द विकारी है, मतलब वचन कारक के अनुसार उसमें चेंज होता है। कभी वाक्य में क्रिया एक शब्द की होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए। तो कभी कभी एक से अधिक शब्दों की भी होती है, जैसे यहाँ पे है स्नेहा विद्यालय गई, एक ही शब्द की क्रिया है गई, और उसमें दूसरा एग्जाम्पल हम देखें स्नेहा विद्यालय जा रही है, यहाँ पे अनेक शब्दों की क्रिया बताई गई है। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल भी है। दूसरा हम देखते हैं, वाक्य में यदि कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, कर्ता है वह और क्रिया है खेलता है। वह के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसीलिए क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार। वह खेलता है, वे खाना पकाती है। यहाँ पे वह पुल्लिंग एकवचन है तो खेलता है वो भी पुल्लिंग एकवचन ही होगा। सेम वैसे ही वे स्त्रीलिंग बहुवचन है तो खाना पकाती है भी स्त्रीलिंग बहुवचन ही होगा। यानी कि विभक्ति चिन्ह के बिना जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। आगे हम देखते हैं, कर्ता के साथ परसक यानी कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। हमने आगे देखा था कि विभक्ति चिन्ह ना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, लेकिन विभक्ति चिन्ह है तो फिर क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, रानी ने पुस्तक खरीदी। यहाँ पे कर्ता है रानी और उसके साथ विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म है पुस्तक और क्रिया है खरीदना, खरीदी। यहाँ पे जो क्रिया है खरीदी वो कर्म के आधार पे दी गई है। अब हम देखते हैं नया टॉपिक धातु। इसकी डेफिनेशन देखने से पहले यहाँ पे दो चित्र दिए गए हैं, वो हम समझते हैं। सबसे पहला है, अध्यापक छात्रों से कहता है शाबाश अब तो तुम पढ़ रहे हो। यहाँ पे पढ़ शब्द अलग है। दूसरा एग्जाम्पल है, पिता पुत्र से, अजय पढ़ रहा है उसे तंग मत करो। डियर स्टूडेंट्स, दोनों एग्जाम्पल में देखो पढ़ शब्द अलग कलर से दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो पढ़ शब्द है वो क्या दर्शाता है? हमें क्रिया दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अध्यापक छात्रों से शाबाश अब तो तुम पढ़ रहे हो, और उसके बाद है महिमा अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रही होगी। ये दो एग्जाम्पल में भी पढ़ शब्द है जो दोनों में एक समान है, कॉमन है। तो इसके द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं वो हम देखते हैं। हमने देखा कि इन वाक्यों में क्रियापदों में पढ़ क्रिया का प्रयोग समान रूप से हुआ है। यही क्रिया का मूल रूप है। क्रिया के इसी रूप को धातु कहते हैं। मतलब क्रिया का जो मूल रूप है यहाँ पे कौन सा था? पढ़। वो जो रूप है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सर्वनाम तू सर्वनाम के साथ मूल धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे तू लिख, तू हंस, तू पढ़, तू नाच, तू सो, तू जा। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप
बन जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे पढ़ प्लस ना मतलब पढ़ना, सो प्लस ना सोना, हंसना, रोना और खेलना। ये जो सारे धातु है, मूल रूप है क्रिया के, उसके साथ ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है और नया शब्द हमें मिलता है, जैसे पढ़ना, सोना, हंसना, रोना और खेलना। आगे देखें हम क्रिया के भेद। क्रिया के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। हम सबसे पहले देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। उसमें भी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद में दो प्रकार है, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद में पहला जो है अकर्मक क्रिया, वो हम देखते हैं। अकर्मक यानी अ प्लस कर्मक, जिसका अर्थ हुआ कर्म के बिना। अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना, ऐसे क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं होता है। जिस क्रिया का न तो कोई कर्म होता है और नहीं होने की संभावना होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से अकर्मक क्रिया वाले सेंटेंस होते हैं। उसकी डेफिनेशन अगर हम देखने जाएं तो वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है या वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिवम हंसता है। यहाँ पे क्रिया कौन सी है? हंसना। और कौन हंस रहा है? शिवम। शिवम करता है और हंसना क्रिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कर्म नहीं है, इसीलिए ये एग्जाम्पल होगा अकर्मक क्रिया का। दूसरा हम देखें, कंचन रूठ गई। यहाँ पे भी कंचन करता है और रूठ गई वो क्रिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कर्म नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस भी होगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण। दूसरी एक जरूरी बात कि अकर्मक क्रिया का वाक्य हम कैसे पहचानें, तो जब हम वाक्य में आए क्रिया के साथ क्या प्रश्न करते हैं, मतलब क्या वर्ड लिख के हम जब प्रश्न करते हैं और हमें जब कोई आंसर नहीं मिलता है, तब हमें समझ जाना है कि ये जो वाक्य है वो कौन सा है? अकर्मक क्रिया का है। जैसे हमने देखा, दो सेंटेंस देखे, शिवम हंसता है और दूसरा कंचन रूठ गई। दोनों में हंसता है और रूठ गई वो क्या है? क्रिया है। लेकिन क्रिया के साथ हम जब क्या प्रश्न करेंगे तो हमारा प्रश्न कैसे होगा? क्या हंसता है, क्या रूठ गई, जिसका कोई आंसर नहीं मिलता है। तो ऐसे सेंटेंस कौन से होंगे? अकर्मक क्रिया को दर्शाने वाले सेंटेंस कहे जाएंगे। दूसरा प्रकार हम देखें सकर्मक क्रिया। पहला हमने देखा अकर्मक क्रिया, अब दूसरा हम देखते हैं सकर्मक क्रिया, जिसकी डेफिनेशन है, जिस वाक्य में प्रकट या अप्रकट रूप से कर्म की अपेक्षा हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, लेना, देना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिधम पढ़ता है। नीचे दूसरा है एग्जाम्पल, रिधम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है हेमंत पीता है और उसके नीचे दूसरा सेंटेंस है हेमंत शरबत पीता है। ये वाक्य में हम देखें तो पीता है वो क्या है? क्रिया है, लेकिन क्या पीता है? शरबत पीता है, तो शरबत वो कर्म होगा। यहाँ पे ये जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है उसका फल किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है। तो हमने देखा अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, और सकर्मक में हमने देखा कि प्रकट और अप्रकट रूप से कर्म की अपेक्षा होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। अब
सकर्मक क्रिया में भी दो प्रकार है, जो दो प्रकार हम देखते हैं। सकर्मक क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहला है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। सबसे पहले हम देखेंगे एक कर्मक क्रिया की डेफिनेशन देखें। जैसे कि शब्द एक कर्मक से ही स्पष्ट होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है एग्जाम्पल, मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया, और दूसरा है मैं निबंध लिखता हूँ। पहले वाक्य में जेब खर्च क्या है? कर्म है, और क्रिया क्या है? लिया है, जिसके साथ क्या प्रश्न के उत्तर में संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। और दूसरे वाक्य में निबंध कर्म है, जो लिखता हूँ क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाने पर उत्तर में संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे पहले में निबंध और दूसरे में जेब खर्च, ये दोनों क्या है? संज्ञा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए क्या होगा? ये दोनों एक कर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाई जाती है। जैसे हमने आगे देखा, एक कर्मक में एक ही क्रिया एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, नेहा भाई को राखी बांधती है। यहाँ पे भाई और राखी दो है। दूसरा, अध्यापिका बच्चों को कहानी सुनाती है। यहाँ पे भी दो कर्म हमें देखने को मिलते हैं। पहले वाक्य में हमने देखा कि भाई और राखी दो कर्म है। सबसे पहले वाक्य में क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर राखी उत्तर मिलता है, और किसे बांधती है प्रश्न करने पर भाई उत्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार वाक्य में दो कर्म है। दूसरा वाक्य भी हम देखें तो उसमें भी हम देखेंगे, और दूसरे वाक्य में क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है कहानी, तथा किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है बच्चों को। जैसे यहाँ पे क्रिया है सुनाती, और हम जब प्रश्न करते हैं क्या, तो क्या आंसर मिलेगा? कहानी। और किसको? तो आंसर मिलेगा बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चों और कहानी, ये दोनों शब्द हमें कर्म देते हैं, इसीलिए ये दोनों सेंटेंस क्या होंगे? द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। तीसरा देखें, कवि श्रोताओं को कविता सुनाता है। ये वाक्य में सुनाता है वो क्या है? क्रिया है। अब क्रिया को आप प्रश्न कौन सा करोगे? क्या सुनाता है? तो आंसर आपको क्या मिलेगा? कविता। और अगर आप पूछोगे किसे सुनाता है, तो आंसर क्या मिलेगा? श्रोताओं को। तो यहाँ पे श्रोताओं और कविता दो कर्म है, और इसीलिए ये जो उदाहरण है वो द्विकर्मक क्रिया के वाक्य या उदाहरण कहे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज हमने देखा क्रिया में सबसे पहले धातु, जो क्या है? क्रिया का मूल रूप है, जिसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। दूसरा हमने देखा क्रिया के भेद, जिसमें दो देखे हमने, कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। उसमें भी हमने देखा कर्म के आधार पर दो प्रकार है, एक अकर्मक है और दूसरा सकर्मक है। अकर्मक में हमने देखा था कि जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, और सकर्मक में हमने देखा था कि जिसमें प्रकट या अप्रकट रूप से कर्म की अपेक्षा होती है। अब सकर्मक में भी हमने दो प्रकार देखे, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। जिसमें एक कर्मक में हमने देखा कि जिसमें क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, और द्विकर्मक में हमने देखा था कि वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रियाएं
कही जाती है। अब हम आगे देखेंगे प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं और कौन कौन से।